तो कुछ अजीब से मंत्र बोल रहा था। जैसे ही मैं कमरे में झांक के देखती हूँ, उसका भाई लाल घेरे में। जब हम बाहर आए तो उन्होंने बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और नवीन, जैसे ही मैंने ये सुना, एक ही रास्ता है, इसे मारना ही होगा। हाय, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं थोड़ा स्केरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है और आप चाहते हैं कि वो मेरे ज़रिए जनता तक पहुंचे, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी naveenkumar6539@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम थोड़ा स्केरी पे। नेहा, जो शिमला की रहने वाली थी और वो प्रोफेशन से एक नर्स थी। रिसेंटली उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे और अब उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा आरव था। आरव जो कि 9 साल का था और वो इतना बड़ा हो चुका था कि ये बात समझ पाए कि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। वो जिसके साथ वो हर टाइम खेलता था, अपनी सारी बातें शेयर करता था कि आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, आज मैम ने मुझे इतना डांटा, या कोई भी बात, अब वो सारी बातें ख़त्म हो चुकी थी। वो अपनी पापा की मौत से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि वो शांति से एक जगह बैठा रहता था, ना कुछ खाता था, ना कुछ पीता था और ना ही वो ढंग से सो पा रहा था। नेहा ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने आरव की बहुत जगह थेरेपी भी करवाई और बहुत लोगों ने ट्राई भी करा कि वो नॉर्मल हो जाए, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी नेहा की फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि तुम आरव को कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर ले जाओ, जितना वो यहाँ से दूर रहेगा वो उतना ही नॉर्मल हो पाएगा। नेहा वैसा ही करती है और उसे टंडाली लेके जाती है, एक छोटा सा गाँव जहाँ नेहा की नानी रहा करती थी। बट अब उस घर में कोई नहीं रहता, अब वो घर खाली पड़ा था। वैसे तो नेहा की उस घर से काफ़ी अच्छी अच्छी यादें थी, बट एक ऐसी याद भी थी जिसकी वजह से उसकी नानी और उनका सारा परिवार वो घर छोड़ के चला गया था। जब नेहा 15 साल की थी तो उनके मामा की वाइफ, जो कि नेहा की मामी लगती थी, घर की किसी लड़ाई की वजह से खुद को आग लगा के अपनी जान ले लेती है। क्योंकि वो जल के मरी थी वो भी उस घर में, तो उनकी चीखें रात में सुनाई देती थी और कभी कभार तो नानी को वो दिखती भी थी, वो भी उसी कमरे में और वैसी ही जली हुई। ये सब होने के बाद बहुत सारी पूजा और तंत्र विद्याओं से उस कमरे को बांध दिया जाता है। उसके बाद से वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वो काफ़ी टाइम तक उस घर में रहे थे, बट नेहा के मामा रांची शिफ्ट हो जाते हैं अपने मम्मी पापा, मतलब नेहा की नाना नानी के साथ। वो लोग कभी कभी गांव जाया करते थे जब गांव में किसी नून का कोई फंक्शन हुआ करता था, या फिर कभी कभी ऐसे भी कुछ दिन रहने के लिए। क्योंकि चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, बट घर में जो सुकून होता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता। भले ही वहाँ पे कुछ बुरा हुआ था, बट वहाँ पे कुछ ऐसी अच्छी यादें भी थी जो वो कभी नहीं भुला सकते थे। नेहा भी एक दो बार वहाँ गई थी इस इंसिडेंट के बाद, बट वहाँ पे अब सब कुछ नॉर्मल था। तो नेहा सोचती है कि मैं आरव को कुछ दिनों के लिए वहाँ पे लेके जाती हूँ तो उसे थोड़ा सा चेंज मिलेगा इन सारी चीज़ों से। नेहा जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके गाँव के लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है, जब आप गाँव बहुत टाइम बाद जाओ तो वहाँ के लोग आपको ऐसे ही देखते हैं। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुँचती है, उसे मिलती है राधा, उसके बचपन की दोस्त, जो कि बगल में ही रहा करती थी। राधा, उसके मम्मी पापा नहीं थे और वो अकेले ही अपने छोटे भाई की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी, इसलिए उसने शादी भी नहीं करी। जैसे ही राधा नेहा को देखती है वो भाग के उसे गले लगा लेती है, क्योंकि बस एक राधा ही थी जिसकी नेहा से बात हुआ करती थी। वो दोनों मिले, बातचीत हुई, फिर राधा ने बोला कि तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। पहले तो नेहा मना करती है, बट राधा की ज़िद की वजह से नेहा मान जाती है। नेहा घर में घुसती है। अब मैं थोड़ा सा नेहा के घर के बारे में बता देता हूँ। गेट से एंटर करते ही एक सिटिंग एरिया था छोटा सा, उसके बाद राइट साइड में एक पतली सी लॉबी थी और लेफ़्ट साइड में सबसे पहले पूजा घर, उसके बाद किचन, फिर 3 बेडरूम और उसके बाद सबसे एंड में टॉयलेट था और टॉयलेट से ही ऊपर छत के लिए सीढ़ियाँ जा रही थी। तो नेहा ने आरव को बोला कि बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हमें राधा दीदी के यहाँ खाने पे भी जाना है। वो वैसा ही करता है और दोनों रेडी होके अभी गेट से निकल ही रहे थे कि वो देखते हैं कि राधा वहाँ खड़ी थी और वो बोलती है कि तुम कितनी देर से रेडी हो रहे हो, खाना कब से तैयार है। नेहा भी स्माइल करके बोलती है, अरे बस तेरे ही यहाँ आ रहे थे। दोनों राधा के घर जाते हैं और राधा उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है और उन्हें अच्छे से खाना खिलाती है। और उसके बाद वो आरव के लिए स्वीट्स लेके आती है। वो आपने देखे होंगे वाइट वाले रसगुल्ले, वो, और वो आरव को देती है। नेहा तभी एकदम से बोलती है कि यार रसगुल्ले तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बोल के वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। तभी राधा उसके हाथ पे मार के बोलती है कि ये बस मेरे बेटे आरव के लिए हैं,
इसमें से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और बोल के हंसने लगती है। राधा इतनी ज़्यादा खुश लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि आरव उसी का बेटा है। तभी नेहा पूछती है कि तेरा छोटा भाई अमय कहाँ है। जैसे ही राधा ये सुनती है उसका मुंह उतर जाता है। तो नेहा पूछती है क्या हुआ। राधा उसे एक कमरे में ले जाती है। कमरे में अंधेरा था, एक खटिया रखी हुई थी और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी कमरे में। और वो देखती है खटिए पे कोई लेटा हुआ है। वो अमय था। उसके मुंह से लार टपक रही थी, उसके हाथ पैरों में जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो कितने टाइम से बेड से उठा नहीं है। नेहा को ये तो पता था कि अमय अक्सर बीमार रहता है, बट इतना बीमार जब उसने सामने से देखा तो उसके होश उड़ गए। इतनी बुरी हालत। नेहा को राधा पे दया आई। वो यही सोच रही थी कि बेचारी अकेले इतना सब कुछ मैनेज कर रही है और उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा खुश रहती है। उस दिन वो ज़्यादातर टाइम राधा के घर पे ही बैठी और वो खूब सारी बातें कर रहे थे और लगभग शाम को वो अपने घर के लिए निकले। तभी उन्हें रास्ते में एक पंडित जी मिले। वो नेहा के घर के पीछे एक बरगद का पेड़ था और उसके बगल में ही एक छोटा सा मंदिर था। वो वहीं के पंडित जी थे। जब नेहा बचपन में वहाँ आया करती थी तब उन पंडित जी को देखा करती थी, बट अब वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने नेहा को रोक के पूछा कि बेटा तुम कौन। अक्सर ऐसा होता है गांव में, जब कोई नया गांव में आता है तो वहाँ के आसपास के लोग उनसे ये सब पूछते हैं कि बेटा कहाँ पे आए हो, किसके मेहमान हो, वगैरह वगैरह। तो नेहा अपने नाना जी का नाम लेती है और वो तुरंत पहचान जाते हैं, अच्छा उनकी पोती हो, और हालचाल पूछने लगते हैं। तभी उनकी नज़र आरव पे जाती है। वो आरव की शक्ल देख के चौंक जाते हैं और वो अपना हाथ आरव के सर पे रखते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आंख खोल के वो बोलते हैं ध्यान रखो इसका, और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब नेहा उठती है तो वो देखती है आरव बेड पे नहीं है। वो घबरा के उठती है और पूरा घर चेक करती है। आरव कहीं पे भी नहीं था। वो सोचती है शायद आरव ऊपर छत पे गया होगा। वो दौड़ के छत पे जाती है, बट आरव उसको वहाँ पे भी नहीं मिलता। तभी आरव की उसे आवाज़ आती है। वो राधा के साथ उसके घर के बाहर खेल रहा था। नेहा की सांस में सांस आती है और वो भाग के वहाँ पे जाती है और राधा को सीरियस होके बोलती है कि तुझे बताना चाहिए था ना जब तू उसको लेके जा रही थी। राधा शांति से बोलती है कि तू सो रही थी और जब मैं तेरे घर आई तो मैंने देखा आरव जगा हुआ था, तो मैं उसको यहाँ पे ले आई। नेहा जब आरव को ध्यान से देखती है तो उसके कपड़े चेंज थे और वो फ्रेश लग रहा था। नेहा राधा से पूछती है कि इसको कपड़े किसने दिए। तो राधा बोलती है कि मैं अमय के लिए कुछ दिन पहले नए कपड़े लेके आई थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको वो पहना पाऊँ, तो इसलिए मैंने ये आरव को पहना दिए और इसके जो गंदे कपड़े थे वो मैंने धो के अपने वहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए। नेहा ने बोला यार इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो राधा बोलती है तू इतना ज़्यादा मत सोच और जाके फ्रेश हो जा, आरव मेरे साथ मेरे घर पे ही है। नेहा भी हाँ में सर हिला के वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में राधा सबके लिए नाश्ता बना देती है और तब तक नेहा भी रेडी होके आ जाती है। सब बैठ के नाश्ता करते हैं और उसके बाद राधा आरव के लिए वापस रसगुल्ले लेके आती है। तो नेहा बोलती है आज तो मैं भी खा सकती हूँ ना। तो राधा बोलती है इसमें से तो कुछ भी नहीं खाएगी, मैं तेरे लिए दूसरा लेके आती हूँ, और बोल के हंसने लगती है। और फिर 2-4 दिनों तक ऐसा ही चला। जब भी आरव राधा के साथ रहता तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। नेहा को लगा कि अब चीज़ें नॉर्मल हो रही है कि अचानक एक शाम आरव को खून की उल्टी हुई और वो बेहोश होके नीचे गिर गया और ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी धीरे धीरे अकड़ रही है। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसको उठा के जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। चेकअप हुआ बट सब ठीक था। आरव वीक लग रहा था बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ठीक था। तो डॉक्टर उसे नॉर्मल मेडिकेशन देके उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो वो लोग आरव को घर लेके आते हैं और बेड पे सुला देते हैं। नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो यही सोच रही थी कि आरव को कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगी। राधा उसे समझाती है कि तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू थोड़ा आराम कर, और ये बोल के वो अपनी घर की तरफ चली जाती है और नेहा भी थोड़ी देर बाद सो जाती है। रात को 3 बजे के करीब नेहा की नींद खुलती है। वो देखती है आरव बुरी तरीके से काँप रहा है। उसका मुंह हल्का सा टेढ़ा हो चुका है और उसके मुंह से लार टपक रही है और उसकी बॉडी धीरे धीरे अकड़ना शुरू हो गई थी। वो देख के नेहा घबरा के उठती है और आरव को उठाने की कोशिश करती है। आरव कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बट उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी। नेहा भाग के राधा की घर की तरफ गई और जैसे ही वो घर में एंटर करती है
उसे सुनाई देती है एक अजीब सी मंत्रों की आवाज़। ऐसा लग रहा था कि कोई मंत्र बोल रहा है। तो वो एकदम से रुक जाती है और ध्यान से सुनती है तो वो मंत्रों की आवाज़ अमय के कमरे से आ रही थी। वो हल्का सा गेट खोल के देखती है तो वहाँ राधा बैठी हुई थी और उसने पूरी बॉडी पे कुछ लाल रंग से लगा रखा था। ऐसा लग रहा था उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी है। जब वो आसपास देखती है तो ऐसा लग रहा था पूरे कमरे में कोई तंत्र चल रहा हो, कोई भयानक तंत्र। अचानक उसकी नज़र अमय पे जाती है। वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसके आसपास एक घेरा बना हुआ था और उसके बगल में एक और घेरा बना हुआ था जिसमें एक गुड्डा रखा हुआ था और उस गुड्डे को आरव के कपड़े पहना रखे थे। जैसे ही ये नेहा देखती है वो एकदम से घबरा जाती है और गेट खोल के पूछती है कि ये तू क्या कर रही है। राधा चौंक के उसकी तरफ देखती है और स्माइल करके बोलती है अब मेरा भाई ठीक हो जाएगा। नेहा को ये सब देख के कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो भाग के आरव के पास गई। आरव बेजान पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जान ही नहीं है। नेहा उसे अपने गले से लगाकर चीख चीख के रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो अपने बेटे को कैसे बचाए। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि तभी उसे अचानक याद आता है पंडित जी के बारे में। वो भाग के पंडित जी के पास जाती है और अपनी सारी बात बताती है। पंडित जी ये सारी बातें सुन के जल्दी से नेहा के घर जाते हैं बट वहाँ पे आरव नहीं था। नेहा घबरा जाती है और वो दोनों भाग के राधा के घर जाते हैं। राधा तो वहाँ पे थी बट अमय वो भी वहाँ पे नहीं था। नेहा राधा को पकड़ के बोलती है कि कहाँ है मेरा बेटा, क्या करा तूने उसके साथ। बट राधा वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो एक ही चीज़ दोहरा रही थी, अमय ठीक हो जाएगा, अब मेरा भाई ठीक हो जाएगा, वो पहले की तरह हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा रोते हुए पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पंडित जी ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, हमें दूसरे गांव से तांत्रिक को बुलाना होगा, वो मेरी पहचान का है, हमें जल्दी जाना होगा। वो तुरंत जाते हैं और तांत्रिक को सारी बातें बताते हैं और उसे अपने गांव लेके आते हैं। बट वो अकेले नहीं जा रहे थे इस बार राधा के यहाँ, वो गांव के कुछ लोगों को भी राधा के घर लेके जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं वो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ का माहौल देख के सब डर जाते हैं। नेहा तांत्रिक की तरफ एक आस से देखती है और तांत्रिक वहीं बैठ जाता है जहाँ राधा बैठी थी। कुछ देर के मंत्रोच्चारण के बाद वो उठता है और बोलता है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी ही करनी होगी वरना हम तुम्हारे बेटे को खो देंगे। वो सबको बोलता है कि वो दोनों बच्चों को पहाड़ी पे लेके गई है तेरे बेटे की बलि चढ़ाने के लिए। सब घबरा जाते हैं। नेहा पूछती है कि अब हम क्या करें। तो तांत्रिक बोलता है अगर हमें उसे बचाना है तो सुबह होने से पहले उसे रोकना पड़ेगा। वो सब भाग के पहाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि राधा ने दोनों बच्चों को अलग अलग चट्टानों पे रखा हुआ था और वो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रही थी कि अचानक राधा खड़ी होती है और अपने थैले से एक बड़ा सा चाकू निकाल के अमय की तरफ जाती है और अमय के हाथ में एक छोटा सा कट करके उसके हाथ से जो खून निकलता है उससे उस चाकू को पूरी तरीके से रंग देती है और फिर वो जाती है आरव की तरफ उसका गला काटने। जैसे ही वो ये सब देखते हैं वो भाग के जाते हैं वहाँ पे और राधा को पकड़ लेते हैं। राधा उन सबको देख के चौंक जाती है और वो कहती है तुम मेरे बीच में मत आओ वरना मैं सबको मार दूंगी। तांत्रिक बोलता है अगर तूने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो मैं तेरे साथ तेरे भाई को भी मार डालूंगा। पर तांत्रिक को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो शायद इसको नहीं रोक सकता। राधा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसकी बलि देके अपने भाई को बचाऊंगी चाहे तू कुछ भी कर ले। और ये बोल के राधा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तांत्रिक को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि इसको अब नहीं रोका जा सकता। तो तांत्रिक नेहा को एक खंजर देता है लाल धागे से लिपटा हुआ और उसे बोलता है कि तुम्हें अमय को मारना होगा, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हारे बेटे को मार देगी। नेहा ये सुन के घबरा जाती है और बोलती है नहीं मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं किसी को नहीं मार सकती। तो तांत्रिक बोलता है अगर तुम्हें अपने बच्चे को जिंदा देखना है तो तुम्हें इसको मारना होगा वरना तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। नेहा अभी भी घबरा रही थी पर तांत्रिक अचानक से बोलता है मारो, अगर सुबह हो गई तो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा तुम्हें। नेहा आंख बंद करती है और सीधा चाकू अमय के सीने पे चला देती है। अचानक से सब शांत हो जाता है। राधा
वो बेहोश होके नीचे गिर जाती है। तांत्रिक बोलता है अब सब कुछ ठीक है। नेहा वो अभी भी सदमे में थी। उसे लगा कि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी को जान से मार दिया, पर तांत्रिक बोला तुमने कोई पाप नहीं करा, इसकी आत्मा पहले से ही किसी के कैद में थी, तुमने इसे मार के इसको भी आज़ाद करा है। वो नेहा और उसके बच्चे को एक लॉकेट देता है और बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और कभी भी यहाँ पे वापस लौट के मत आना। नेहा वैसे ही करती है और अगले दिन अपना सारा सामान लेके वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। गांव वाले राधा को उस गांव से निकाल देते हैं, पर कहीं ना कहीं नेहा को ये डर था कि राधा अपना बदला लेने के लिए कहीं उसके घर तक ना आ जाए, इसलिए वो अपना घर जहाँ वो पहले रहा करती थी चेंज कर लेती है। क्योंकि जब नेहा की राधा से बात हुआ करती थी तब उसने उसको बताया था कि वो अभी कहाँ रह रही है, इसलिए अब वो उस घर को चेंज कर देती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। थैंक यू, बी सेफ।